हेलो, आप सभी का स्वागत है। तो अभी से कुछ ही देर में मेरे फ्रेंड प्रियदर्शन हम सभी को लाइव ज्वाइन करने वाले हैं और मैं उनसे कुछ हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछने वाला हूँ और आप आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछने वाला हूँ उनसे जो नॉर्मली एक जनरल पर्सन के दिमाग में रहते हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, जैसे कहें हम सप्लीमेंट्स की बात करें या जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्टेरॉइड वगैरह का जो यूज़ होता है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में, उसके बारे में। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ प्रियदर्शन से। प्रियदर्शन जो है ये मेरे कलीग रह चुके हैं जब मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, तो उस टाइम हम लोग साथ में ही हालांकि वो तो सच बताऊँ तो प्रियदर्शन सीनियर है मेरे से, उसको मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस टाइप के जो लाइव सेशंस हैं तो मैं सबसे पहले प्रियदर्शन से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी नज़र में अभी मेरे जो कलीग हैं उनमें प्रियदर्शन को मैंने नोटिस किया है कि उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मैं कोशिश करूँगा उससे प्रियदर्शन से अभी मिलने की। मेरे जो एसोसिएट हैं वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद आज इसमें मेरे को वैसे सुबह बोला था कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है उसका, तो 50-50% चांसेस है कि वो हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हालांकि प्रियदर्शन ने जो मुझे बोला था कि कोशिश करेगा कि 4 बजे से पहले पहले तक, काफ़ी बिजी बिजी शेड्यूल होता है जिसकी वजह का काफ़ी बड़ा जिम रन कर रहा है वो मुंबई में सांतरवेद में तो फिटनेस के नाम से। तो अगर आप सांतरवेद के आसपास रहते हैं तो आप एक बार विजिट करके काफ़ी अच्छा जिम होगा, काफ़ी हाईटेक मशीन वगैरह हैं, प्लस जो उनके ट्रेनिंग वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे लाइव से आज मिल सके, वरना हमें आज का कैंसिल करके अगले वीक का टाइमिंग देना पड़ेगा उनको। तब तक के अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर्स वगैरह सही तरीके से आपको समझाने की, उनके क्वेश्चन वगैरह जो भी आपके हैं। तो बस अभी कुछ ही देर में मैं एक बार और प्रियदर्शन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का भी, क्योंकि मैं जानता हूँ हम भी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आधे 1 घंटे का हमारा लाइव सेशन रहेगा। तो अभी जब तक के लिए आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। हालांकि मैंने वगैरह मैं तो नहीं कर दी नहीं है। अभी तक मैं किसी के साथ मर्ज वाला वीडियो कोई है नहीं मेरा भाई। अभी तक जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया हूँ मैंने, तो अकेला ही हूँ। ये एक नया मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने का तरीका, जिसमें मैं और भी लोगों को कांटेक्ट करने वाला हूँ जो फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और काफ़ी एक अलग से मैंने सेट बना रखे हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है यश चौहान का। न्यूट्रिशनिस्ट की पढ़ाई करनी है आपको तो आप मेरे हिसाब से देखिए, मैंने K11 से किया है मुंबई से, तो आप चाहो तो K11 ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह पे भी जा सकते हो। वहाँ का आप ब्रोचर जो रहता है उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जिस टाइप की आप नॉलेज गेन करना चाहते हो वो सारे टॉपिक्स वो लोग कवर कर रहे हैं, तो आप ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली आप मेरे से जैसे पूछते हो तो मैं K11 ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैं अपने एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला था, जब मैं डिसाइड कर रहा था कि मुझे इस इंडस्ट्री में घुसना है, तो मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके न्यूट्रिशन के और पर्सनल ट्रेनर के कोर्स वगैरह नोटिस किए। लेकिन K11 का जो मैंने नोटिस किया वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो लोग एकदम थ्रू साइंस आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। वो साइंटिफिक टर्म के हिसाब से ही हमें हर एक चीज़ समझाते हैं, लॉजिकली साइंटिफिकली। यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, आपको पूरा टाइम देंगे। क्लास होने के बाद भी अगर आप लंबे टाइम तक कोई आपके जो भी रिस्पेक्टिव लेक्चरर जो आपका लेक्चर ले रहे होंगे
आप चाहो तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी आप 2-3 घंटा उनके साथ बैठ के जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है वो समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप K11 ज्वाइन कर लीजिए। वरना आपकी मर्जी, आप ट्यूशन इंस्टीट्यूट को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, सबके अपने अपने बजट के हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा, आप लोग आपके क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अभी रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया प्रियदर्शन का, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमें नेक्स्ट वीक उनके साथ भी सेशन रखना पड़ेगा। तो आज मैं अकेला आप लोगों के साथ हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल को लेके आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो मैं काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा संडे टू संडे नून टाइम पे, जैसे 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम लोग लाइव सेशन रखें। और फिटनेस इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से मैं कोशिश करूँगा मिलने की, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर दे सकें हमें आधा घंटा या 1 घंटा का टाइम, तो दे सकें। हेलो आयुष। तो मुझे लग रहा है शायद किसी के ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह है नहीं आज। कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट संडे तक। क्योंकि अभी मैंने प्रियदर्शन से वापस से भी मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, वो थोड़ा बिजी है। यश, आपका क्वेश्चन मैं एक बार देखने। ओके, आपने K11 से डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है पर्सनल ट्रेनर का। हाँ, तो आप ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए आप। यस, आप पहले पर्सनल ट्रेनर को कंप्लीट करिए उसके कोर्स को। उसके बाद मेरे हिसाब से आपको पर्सनल ट्रेनर को स्पेशल पॉपुलेशन करना चाहिए। अगर आप एथलीट्स वगैरह को देख रहे हो या ऐसे सीनियर सिटीजन क्लाइंट्स को देख रहे हो, तो अगर आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो तो मैं तो आपको बोलूँगा कि स्पेशल पॉपुलेशन वाला भी कोर्स करिए आप। और अगर ऐसे आपके पास अभी आपका विचार नहीं है स्पेशल पॉपुलेशन का कोर्स करने का, पर्सनल ट्रेनर फॉर स्पेशल पॉपुलेशन ये नाम है कोर्स का, तो आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले आपको एक्सरसाइज साइंस समझने की जरूरत है, क्योंकि आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हो। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन को पूरे तरीके से समझने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए आप स्पेशल पॉपुलेशन का कोर्स कर सकते हो। तो अच्छी बात है, आप कर रहे हो। आयुष का क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ कि कौन सी डाइट फॉलो करें बालों की बढ़त के लिए। अच्छा, ओके। तो देखिए, कोई ऐसे पर्टिकुलर डाइट नहीं है जिसको फॉलो करने से आपके हेयर ग्रोथ वगैरह अच्छे हो जाएंगे। आपको ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि मेरा बॉडी ठीक है लेकिन मेरे बेली पार्ट में काफ़ी फैट है, मेरे पेट पे काफ़ी चर्बी है, तो इसको कम करने का कोई टिप्स वगैरह दीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा तो सब एक साथ कम होगा, बढ़ेगा तो सब एक साथ बढ़ेगा। और रही बात बालों की, तो बालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपनी डाइट में से आप शुगर को ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन रिच फूड यानी जो एनिमल डिराइव फूड है,
या जो एनिमल बेस्ड फूड है, जैसे एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट वगैरह हो गई, और अगर आपके रिलीजन पर्पज से आप नॉनवेज वगैरह जैसे मीट वगैरह नहीं लेना चाहते हो, और अगर एग्स वगैरह अगर आप ले सकते हो तो ही आप एग लेंगे, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा आपको। दिन के 6 से 7 होल एग्स आप खाएंगे तो आप प्लस एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है कैपिलरी, तो उसका फॉर्मेशन होता है जो हर एक इंडिविजुअल सेल से चिपका हुआ रहता है, इस तरीके से एकदम कनेक्टेड रहता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो एक ब्लड वेसल्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट फ्लो करता है वो धीरे धीरे कैपिलरीज तक लास्ट में आता है, और कैपिलरीज से वो हमारे सेल तक जाता है। तो जब वो सेल तक न्यूट्रिशन प्रॉपरली पहुंच गया है, अच्छी क्वालिटी का, तो ऑब्वियसली जो ऑटोफेजी करके जो टर्म यूज करते हैं साइंस में, जिसका एक जनरल मीनिंग ये है कि हमारी बॉडी की जो खराब सेल्स हैं या जो सेल्स बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको कम्प्लीटली हमारी बॉडी नेचुरली डिस्ट्रॉय करके उसके लिए एक न्यू सेल इंस्टॉल करती है। सेम वैसे ही जैसे आपकी कोई पुरानी विंटेज कार है जिसका इंजन खराब हो चुका है, तो उस इंजन के जगह आप न्यू इंजन को फिट कर रहे हो और आपकी कार वापस से बहुत अच्छे से वर्क करेगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगी। तो ये एक टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप प्रोटीन के इंटेक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाल भी हमारे बॉडी के सेल का ही एक पार्ट है। तो हो सकता है कि आपकी डाइट वगैरह प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में नहीं जा रहा हो, जो न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत जो भी आप ले रहे हो वो प्रॉपरली आपके हर एक सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो एक डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्स खा सकते हो। अगर एग्स भी नहीं खा सकते हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो, मिल्क को छोड़ के, जैसे दही हो गया, योगर्ट वगैरह हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें, पनीर हो गया, तो ये आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा आपके बालों में। लगभग आप बोल सकते हो 2 से 3 महीने में आपको काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो पहली टिप कि आप आपकी डाइट में से शुगर को बिल्कुल जीरो कर दीजिए। दूसरी, कंप्लीट प्रोटीन लीजिए जो एनिमल डिराइव फूड से मिल रहा है या एनिमल बेस्ड फूड से आपको मिल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, एक्सरसाइज को ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के कैपिलराइजेशन जितना होना चाहिए हमारी बॉडी में इस लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ, मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी डाइट में आप फर्मेंटेड फूड को भी इंक्लूड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो हमारा इंटेस्टाइन में जो ब्लड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश होती है, जिससे वो जो भी हम न्यूट्रिशनली डेंस फूड भी खा रहे हैं तो उसको अच्छे से वो तोड़ते हैं, ताकि हमारे लीवर को और दूसरे बॉडी के सेल्स को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में या अलग करने में उस खाने। तो फर्मेंटेड फूड बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्मेंटेड फूड का एग्जांपल लूँ मैं, तो आप ले सकते हैं दही हो गया। दही भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता है, ठीक है। दही आप ले सकते हैं। आप कम्बूचा, तो चाय आजकल काफ़ी फेमस है, कम्बूचा टी बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। आप अचार वगैरह खा सकते हैं। अचार भी बनाने के लिए हम उसको फर्मेंट करते हैं काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो आप ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैंने आयुष आपके साथ कुछ चुनिंदा टिप्स आप लोगों की आपके साथ शेयर किए हैं। एक्चुअली पूरा जो फॉर्मेट है वो काफ़ी लेंदी है, उसके ऊपर बात करने के लिए हमें पूरे दिन की जरूरत पड़ जाएगी। तो कभी इस टॉपिक में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, जैसे आप लोग देख रहे हो आज तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि टॉपिक को भी मैं कवर करूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या है, हेयरफॉल होता है तो आप किसी के पास जाओगे या आप गूगल करोगे तो आपको नॉर्मल सा रूल ऑफ थंब की तरह एक सिंपल सा आंसर मिल जाएगा कि बायोटिन लीजिए, ठीक है। तो अकेला बायोटिन से कुछ होने वाला नहीं अगर आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल सही नहीं है। पहले आपकी लाइफस्टाइल को आप सही कीजिए, ठीक है, आपके टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करिए, उसके बाद इस टाइप से सप्लीमेंट्स लोगे तब जाके वो वर्क करेगा आपकी बॉडी में। यश, बिल्कुल सही बात है। हमारे स्कूल हमें एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं तो जो K11 है वो हमें सिर्फ फैट एंड प्रोटीन नहीं पढ़ा रहा है। K11 हमें एक्चुअल साइंस बता रहा है कि
जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 4 चीज़ें आती है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। ठीक है, आजकल 50-50 चल रहा है, फाइबर को भी काउंट करने लग गए हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि K11 हमें हर एक इंडिविजुअल मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में साइंटिफिकली समझा रहा है कि जब आप उसका इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल तक क्या चेंजेस होंगे, प्लस आफ्टर डाइजेशन वो बॉडी हमें कैसे, हमारी बॉडी उस चीज को जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहिए पहुँचाती है इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को। तो K11 हमें सिर्फ फैट एंड प्रोटीन नहीं सिखा रहा है कि मुझे मालूम है, मैंने 2016 में K11 ज्वाइन किया था और उसी टाइम मैंने न्यूट्रिशन के लिए भी अप्लाई किया था वहाँ पे कोर्स के लिए। तो काफ़ी मैंने सुना था कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फैट एंड प्रोटीन आते हैं, लोग नहीं मानते हैं डाइट को सस्टेनेबल नहीं है, काफ़ी बातें मैंने सुनी। लेकिन आप इसको लोगों के नज़रिए से मत देखिए, आप इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको खाने के बाद आपकी बॉडी में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, और जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तो हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ओबेसिटी हो गई या कोई भी डिजीज हो गया, वो उसके जो फर्स्ट स्टेप है वो हार्मोन्स। क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स प्रॉपरली आपकी बॉडी में वर्क नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लग जाती है, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत तेज़ी से डिग्रेड करने लग जाता है। मैं एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे मिलने वाले थे जिनको पहले से काफ़ी डायबिटीज का इशू था, बीपी का इशू था। तो अभी कोविड के चलते हुए जब उनको मालूम पड़ा कि कोविड पॉजिटिव है, तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपना स्ट्रेस, उस चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जब उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी कि 24 आवर्स के अंदर उनको हार्ट अटैक आ गया था। क्योंकि मतलब बॉडी कितनी कमज़ोर थी कि वो जो स्ट्रेस बॉडी से आ रहा है, वो जो डर उनको फील हुआ लाइफ स्ट्रेस में, जो डर उन्होंने फील किया, उस वजह से उनकी जान चली गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा यश कि आप जो लोग बोल रहे हैं या जो आप दूसरों से सुन रहे हो, वो भी सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, खास करके अपने कंट्री का, उस बेसिस पे उसको फॉलो मत कीजिए। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप फैट को मैक्रो न्यूट्रिएंट के हिसाब से देखिए और उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझिए कि वो फैट आप डाइट के थ्रू अपने बॉडी में जब डाल रहे हो डाइट की फैट को, तो वो अंदर जाके हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स के बाद वो कैसे जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंच रहा है, और फिर पहुंचने के बाद वो क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इस चीज़ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चीज़ पे फोकस करिए। और सच बताओ तो काउंसलिंग के टाइम पे यही चीज़ आप उनको समझाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि क्लाइंट जो है हमारे वो काफ़ी जगह से छानबीन करके आते हैं और कभी कभार वो हमें जज भी करते हैं उसी बेसिस पे। तो उससे भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने समझा है प्रॉपरली, जो सही साइंस हमने सीखा है, हम लोग वही डिलीवर करें हमारे क्लाइंट तक और हमारे ऑडियंस तक। और सच बताऊं तो मेरे हिसाब से हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ हमारे सोशल मीडिया के फॉलोवर्स नहीं है, वो हमारी सोसाइटी के लोग हैं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस हम ला रहे हैं डाइट के थ्रू, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अगर आपको वीकनेस है तो आप अपने बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं मार्केट बोलेंगे या हमारे जो आसपास की सोसाइटी, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अगर आप किस मोटिव से चल रहे हो तो मैं सच बताऊं काफ़ी उछाल निचाल आप देखोगे ऊपर नीचे आपकी आने वाले लाइफ में। क्योंकि मैं 2016 से अभी तक कंटिन्यू मैं प्रॉपरली न्यूट्रिशन का ही पार्ट देखता हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कराता हूँ। जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स कर रखा है, मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग मैंने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। मेरा मेन फोकस और जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो न्यूट्रिशन को समझना। ऐसा नहीं है कि मैं
जो वर्कआउट होता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, वर्कआउट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के पास टाइम नहीं है कि वो वर्कआउट कर सके। हालांकि मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम आप 24 आवर्स में से 1 घंटा निकाल सकते हैं वर्कआउट के लिए, और अगर एक भी नहीं तो आप आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। कुछ भी करके हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया से, इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं वर्कआउट वगैरह करने। तो जो लोग उसको गलत मानते हैं एक्चुअली, यश मैं इस बात से भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रोटीन एंड फैट टाइप की पढ़ाई को गलत मानते हैं, एक्चुअली बात ये है कि उन्होंने समझ तो लिया है कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये इनके साथ साथ वाइटामिन और मिनरल्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ये इनका जब हम डाइट के थ्रू इंटेक करते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं, बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ समझ चुके हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानना चाहते, या सच बोलो तो वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं छोड़ना चाहते हैं, शुगर को नहीं छोड़ना। हाँ, काफ़ी लोग हैं जो शुगर को भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनसे कार्ब्स नहीं छोड़ना बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ अकेला कार्ब्स है जो उनको वर्कआउट के टाइम या जो उनका रिस्पेक्टिव स्पोर्ट है उसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में या एनहेंस करने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का अगर आप गूगल पे भी तो फंक्शनिंग देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल जो हमारी बॉडी में फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना। बस कार्बोहाइड्रेट का जब आप इंटेक करोगे तो इंटेक करने के बाद आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और आप ग्लूकोज के बारे में भी देख लीजिए कि ग्लूकोज भी एनर्जी ही देता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई भी वर्किंग नहीं। अगर आप लोगों को मेरी बात से विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके देख लेना, ये बात आपको वहाँ पे भी दिख जाएगी कि जो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनिंग है हमारी बॉडी में वो सिर्फ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बस आप प्रोटीन के फंक्शन देखिए, आप फैट के फंक्शन देखिए, बहुत सारे फंक्शन हैं। वही आप सिर्फ अकेला इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट का जब देखेंगे गूगल पे तो उसका सिंपल सा एक ही फंक्शन आएगा कि हाँ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में, और उसके बाद वो एनर्जी देगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि मैं खुद राजस्थान मेरा नेटिव प्लेस है, तो यहाँ हमारी जो डाइटरी पैटर्न है उसमें चावल कम चलते हैं और रोटी, यहाँ पे वीट की रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी है। डायबिटीज तो भर भर के आपको हर दूसरा तीसरा बंदा यहाँ पे, सिर्फ राजस्थान में नहीं, मेरे को लगता है इंडिया में हर दूसरा तीसरे बंदे को डायबिटीज का इशू है। मेरे फादर जो जिनकी एज अभी 60 ईयर्स है, तो उनको बीपी का इशू अब जाके हुआ है। अराउंड 58 या 59 जब उनकी एज थी, उस टाइम पे उनको बीपी का इशू होने लगा। और आप देखेंगे कि वो मेरे से भी स्लिम, और उनका जो डाइटरी पैटर्न है वो भी ऐसा है कि सुबह जैसे 3 या 4 रोटी खा ली और शाम के मतलब रात के टाइम खा ली दाल और सब्जी। बहुत सिंपल सा उनका खाने पीने का पैटर्न है। उनको भी मीठा खाने का शौक है, तो कभी कोई स्पेशल ओकेजन या जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं गणेश चतुर्थी चल रही है, तो मिठाई वगैरह तो गणपति जी को चढ़ी हुई है, तो वो सब भी कभी कभार खा लेते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि वो मेरे से भी पतले होने के बाद भी उनको बीपी का इतना इशू है कि उनकी मेडिकेशन चल रही है। आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि मेरे जैसे आदमी की फैमिली में भी कोई हो सकता है बीमार, होता है। आप दुनिया को सिखा सकते हो, दुनिया को समझा सकते हो, फैमिली को समझाना बहुत टफ रहता है। बहुत कम फैमिली समझ पाते हैं और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि जो खाना है, हम खाने से सिर्फ भूख की वजह से जुड़े हुए नहीं है, हम जो हमारा खाना है उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। अब आप खुद देखिए कि जैसे एक और मेरी क्लाइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्लाइंट लगभग 3 से 4 महीने प्रॉपर न्यूट्रिशन पे चल रहे थे, तो उनका फिर बर्थडे आने वाला था, तो उन्होंने इतने टाइम में एक रिक्वेस्ट मेरे से करी कि अर्पित सर प्लीज़, मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे वाले दिन मेरी मम्मी के हाथ के मेरे को आलू के पराठे खाने।
तो आप यहाँ पे ये देखिए कि 3 साढ़े 3 महीने तक मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखा एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए कि उनका मन नहीं था कि वो घर में कुछ खाएं। बन गए थे इस बीच में आलू के पराठे, उन्होंने कई बार मेरे से बोला कि अर्पित आज आलू के पराठे बनाएंगे घर पे। मन तो काफी हो रहा है लेकिन क्या है, इतना टाइम से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ बर्थडे वाले दिन वो इमोशनल हो गए थोड़े, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि अर्पित प्लीज आज मैं खाने वाला हूँ, आज प्लीज मुझे आप नहीं बोलोगे तो भी मैं खाने वाला हूँ। तो उन्होंने उस दिन खाए थे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम खाने से इमोशनली ज्यादा जुड़े हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर थे जिनसे मेरी एक हेल्थ डिबेट चल रहा था खाने पीने के, मेरे पहली तरह से। तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्पित आपकी सारी बातें सही है, और जब हम लोगों ने भी हमारी एकेडमिक ईयर से जब हम पढ़ रहे थे तो हमें भी इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी गई। लेकिन इशू ये है कि इंडिया का स्टेपल फूड राइस एंड रोटी है। आप उस चीज़ को लोगों से कैसे छीन सकते हैं? बहुत कम लोग होंगे तो आपकी बात समझ जाएं और एक लाइफस्टाइल को फॉलो भी करेंगे, लेकिन उस चीज़ को लोग शायद लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा एक ये भी मानना है, आपने शायद काफ़ी लोग इस चीज़ को भी शायद ना मानो, लेकिन मेरा ये मानना है कि फैमिली जो है हमारी, तो हमसे पहले जैसे हमारे फादर होंगे, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग तो इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर हम भी इसी टाइप का खाना पीने का इमोशनली अटैच होके इसी टाइप के पैटर्न को नेक्स्ट जनरेशन तक अगर पहुँचाएंगे, तो ये जो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, और ऐसे जो लाइफ टेकिंग जो डिजीज वगैरह हमारे आस पास में हम देख रहे हैं लोगों को, तो आप उस चीज़ को नहीं रोक पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक नॉर्मल आदमी की जो लाइफ स्पैन है हमारी इंडिया में वो लगभग 70-75 हो चुकी है। जहाँ एक टाइम पे मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो खुद 96 की एज में एक्सपायर हुए थे। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी 97 या 96.5 ईयर्स की एज में एक्सपायर हुई थी। तो आप देखिए पुराने लोग कुछ भी बाहर का खाना नहीं, जो भी चीज़ें खाते थे खुद के खेत की चीज़ों में भी। मैं मानता हूँ आजकल जो कि पॉसिबल नहीं है, हमारा कंट्री डेवलपमेंट कंट्री की रेट जो है वो काफ़ी हद तक आगे जा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ तक एक तरीके का उस टाइप का खाना पहुँचाएं जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक जो बीमारी हम लोग सहन कर रहे हैं या देख रहे हैं वो बढ़ती चले। तो मेरे हिसाब से जो गलत चीज़ होती हुई आ रही है वो हम लोग हमारे यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ताकि कल को जब हमारी शादी, जैसे मेरी शादी नहीं हुई, तो जब मेरा जो फ्यूचर जनरेशन होगा, मेरे जो बच्चे होंगे, तो उनको मैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज के साथ साथ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूँ, ताकि उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बने, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, उनका जो मसल मास होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो मेंटेन रहे, ग्रो करे, साथ ही साथ जो भी उनका रिस्पेक्टिव फील्ड होगा करियर का उसमें वो ऑप्टिमली परफॉर्म करे। तो मेरा ही आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए, अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि करेक्ट न्यूट्रिशन क्या है, क्यों कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों शुगर की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपके घर पे जो छोटे बच्चे हैं या अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो या जो भी तो फ्यूचर जनरेशन तक गलत इंफॉर्मेशन या गलत जो हमारे लिए बना नहीं है खाना उस चीज़ को मत सोचो। रोहित चौधरी का मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो रोहित जी, आप जैसा बोल रहे हो अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में आपने पूछा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पर्सन को अल्फा लिपोइक एसिड जो कि एक तरीके का दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है अल्फा लिपोइक एसिड, अगर हम एक ऐसे पर्सन को देते हैं तो उससे उसको कोई दिक्कत हो सकती है।
देखिए, अगर जो भी आप ब्रांड का आपके क्लाइंट को या खुद अगर ले रहे हो और अगर पर्टिकुलर ब्रांड के जो बॉटल है या जो कंटेनर है सप्लीमेंट का, अगर उस पर उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो इंडिविजुअल सप्लीमेंट है ये ऐसी फैक्ट्री में बना है या मिल में बना है जहाँ पे भी या लैक्टोज वाली चीज़ें भी प्रोसेस होती है, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो दिक्कत दे सकता है, ऑब्वियसली दिक्कत देगा अगर उन लोगों ने ये चीज़ लिखी है तो। और अगर उन लोगों ने जो लेबल है उससे ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या एक इंडिविजुअल स्पेस में ही बना है, तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई लैक्टोज का इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो। जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का अल्फा लिपोइक एसिड जो सप्लीमेंट है वो लेना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो अभी करंटली पूरे वर्ल्ड में बन रहा है वो जापान में बन रहा है। आप जापान का अगर सप्लीमेंट मंगा सकते हो अल्फा लिपोइक एसिड का, वहाँ की कोई भी ब्रांड का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी का फर्क पड़ता है। जो रॉ मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं हर एक इंडिविजुअल सप्लीमेंट को बनाने के लिए, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। कोई आप लोग जैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, बादाम। तो बादाम की मार्केट में कितनी वैरायटी है, लेकिन उनमें से जैसे कैलिफोर्नियन जो आता है क्वालिटी का बादाम कैलिफोर्निया का, तो उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी बताई गई है, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट भी अच्छा है, प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट वो भी काफ़ी हद तक कम है, लेस देन 3 ग्राम पर 100 ग्राम। वेलकम यश, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे मेरे से। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अभी इम्यूनिटी के बारे में भी चलिए आज बात करते हैं। इम्यूनिटी कैसे हमारी स्ट्रॉन्ग करें, और इम्यूनिटी को देखिए, इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ जानने का कि आपकी इम्यूनिटी कब स्ट्रॉन्ग होगी, कब ढीली पड़ जाएगी या एकदम खराब हो चुकी है। आप जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने में एक तो फाइबर का हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाइबर हम सबसे पहले जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है जिसको गट भी बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे मतलब गिनती नहीं है, हजारों लाखों तरीके के हजारों लाखों टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उनकी अलग अलग पॉपुलेशन है, लेकिन एक सिंपल कैरेक्टराइज करूँ मैं इनको, तो एक होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हमारे ओवरऑल वेलनेस को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो आपकी बॉडी को जो बीमारियां हैं या जो जैसे अभी जैसे मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है, और अभी 15-20 दिन ऐसा ही चलता रहेगा, खास करके राजस्थान में। तो इस टाइम पे वायरल फीवर वगैरह काफ़ी आप देखोगे हो जाता है लोगों को। तो उसके पीछे सिंपल सा एक ही रीज़न है कि आपकी बॉडी में आप एक तो फाइबर का इंटेक डाइट के थ्रू, खास करके सिर्फ वेजिटेबल्स से जो मिलता है, और वेजिटेबल में भी खास करके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, वो एक तरीके का फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है उन हेल्दी बैक्टीरिया से। बैड बैक्टीरिया से उनको नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो खाना गलत आना चाहिए, तब जाके वो उस चीज़ को खाते हैं। जो हेल्दी चीज़ होती है वो बैड बैक्टीरिया कभी नहीं खाएंगे। तो जो फाइबर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, हम जब उसको खाते हैं तो वो एक तरीके का फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है, जिसको जो वहाँ पे पहले से गुड बैक्टीरिया है उसको खाते हैं वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, दूसरा तरीका, आपकी डाइट में आप फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करिए। फर्मेंटेड फूड मतलब जिस खाने को हम चलाते हैं, नाम से थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन गलत लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। दही, दूध में हम या फिर योगर्ट का या तो पुराने दही का आधा चम्मच, जैसे 1 लीटर दूध है, उसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, और उंगली डालने के बाद अगर आपकी उंगली नहीं जल रही है और आप उस चीज़ को सहन कर पा रहे हो उतनी हीट से,
रूम टेम्परेचर वाली को, तब आप आधा चम्मच या 1 चम्मच 1 लीटर दूध में दही डाल दीजिए। उसके बाद इसको ढक के 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। तो जो दही में बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं दही में फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो अपने आप पनपते हैं, वो धीरे धीरे वो जो दही जो दूध हमने रखा है दही बनाने के लिए उसमें फैल जाते हैं और अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप रेडीमेड एक हेल्दी बैक्टीरिया आपकी कटोरी में है जिसको आप कुछ दिन के अंदर बॉडी में डालना है, जिससे जो पहले से वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया थे तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो और बढ़ती चली। तो 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो हेल्दी फाइबर्स को आप खाओ जो वेजिटेबल्स में हमें मिलता है, खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है, जो खाद की तरह वर्क करेगा, फर्टिलाइजर की तरह, वो उनका रेडीमेड खाना है, ठीक है। दूसरा, आपकी डाइट में आप रेडीमेड बैक्टीरिया को डाल दें ताकि उनकी पॉपुलेशन हो जाए। तो दही आप खा सकते हैं, किमची करके जो है वो आप खा सकते हैं, बटर मिल्क आप ले सकते हैं, क्योंकि बटर मिल्क भी क्रीम में दही डाल के इसको 2 दिन के लिए तड़ाया जाता है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग है राजस्थान का, ठीक है। इसको क्रीम को हम गर्म नहीं करते हैं, क्रीम को फ्रेश क्रीम को लिया, उसमें दही डाल दिया हमने, ठीक है। दही डालने के बाद 2 दिन के लिए इसको छोड़ दिया ढक के, और उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करने वाले हैं उसको मिक्स करने के लिए ब्लेंडर आपका, तो इसमें बटर अलग हो जाता है और जो पानी बचता है वो एक्चुअल में बटर मिल्क बोला जाता है। हम लोग नॉर्मली हमारे घर पे क्या करते हैं सब लोग कि 1 गिलास में, जैसे ये गिलास है इसमें मैंने जैसे आप लोग देख रहे हैं इतना पानी है, तो इतना सा दही डाल के इसको मिक्स कर दूंगा और बन गया बटर मिल्क। ये बटर मिल्क नहीं है, एक्चुअल जो बटर मिल्क है ये है जो मैंने आपको बताया। तो बटर मिल्क हो गया। फिर तो किमची में बोला हूँ तो किमची भी सुक्रेट करके जो है ये कोरियन डिश रेसिपी है, आप यूट्यूब पे इसका वीडियो देख सकते हैं। किमची और सुक्रेट ये 2 अलग अलग फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट हैं, एक तो कैबिज से बनता है और दूसरा वाला भी शायद मिक्स वेजिटेबल से बनता है। तो उसको इस टाइप का फर्मेंटेड फूड को अचार हो गया, आप अचार वगैरह लीजिए, ठीक है। एक सिंपल सा, अगर आपको तेल वाला अचार नहीं बनाना है तो एक सिंपल सी रेसिपी है, कांच का जार है, उसको आपने स्टेरिलाइज कर लिया गर्म पानी से अच्छे से, उसको रख दिया। बाद में एक बॉइलिंग वाटर में आपने पहले से ही, जैसे फॉर एग्जांपल कुकुम्बर की बात करते हैं, उसको डाल दिया, ठीक है, और प्याज डाल दिए। फिर कुकुम्बर का अचार का एक रेसिपी बता रहा हूँ आपको। कुकुम्बर डाल के उसके जो ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो मर जाएंगे, उस गर्म पानी में डाल के और थोड़ी देर में आपने इसको निकाल दिया। तो ये जो जार है इसमें आपने अलग से बॉइल पानी डाला, ठीक है। तो इसके अंदर आप भर के नमक डालोगे, जैसे अगर आपने 1 लीटर पानी डाला है तो मेरे हिसाब से उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम नमक डालिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप ऑर्गेनिक वेनिगर यूज़ कर सकते हैं या नींबू यूज़ कर सकते हैं जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में अगर आप वेनिगर या नींबू डालोगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। वो डालने के बाद आपने उसको उसमें कुकुम्बर डाल के उसको रख दिया 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर 2-3 महीने के बाद जब आप उसको खाएंगे तो कुकुम्बर जो नमकीन है इसमें, और जो आपने खट्टापन डाला उसको अच्छे से सेक लेगा, तो ये बहुत बढ़िया एक तरीका है। दूसरा, सेम ऐसे ही अंडे का भी अचार बनेगा। आपने अंडों को बॉईल कर लिया, एक जार ले लिया, उसको स्टेरिलाइज कर लिया, उसमें बॉइलिंग वाटर डाला, जो भी आप मसाले उसमें डालना चाहते हैं डाल दिए। अगर आपको रेड कलर का बनाना है तो उसमें आपने कुकुम्बर के पीसेस काट के पहले इसको बॉइलिंग वाटर में कुकुम्बर को डाल के, ताकि उसके बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, जो पाइथोजेंस वगैरह उसके वो मर जाए। तो उसके बाद कुकुम्बर को काट के आपने उसमें डाल दिया और फिर उसके बाद वो अचार बन गया। अंडे वगैरह में छोटे छोटे रोल कर दीजिए, बॉइल अंडों में, इसको काटना नहीं है, ऐसे ऐसे साबुत अंडा डालना है तो आपका एक अंडे का अचार बन जाए, जो कि फर्मेंटेड फूड में भी काउंट हो जाए। फिर ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ावा देते हैं। ये रिसर्च वगैरह हैं, जो लोग इस टाइप की रिसर्च वगैरह आप पे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ यूट्यूब पे वापस से एक नया एक कैटेगरी लाने का, जिसमें मैं जो भी साइंस में, खास करके फिटनेस साइंस में और मेडिसिनल साइंस में जो रिसर्च वगैरह हुई है, हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि हम सब
आप देखेंगे। तो इम्यूनिटी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो फर्मेंटेड फूड बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, प्रोटीन। अब प्रोटीन आप देखोगे, प्रोटीन बहुत टाइप हैं, लेकिन उसकी भी बहुत सिंपल सी दो कैटेगरी है। एक होता है जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और एक होता है जो एनिमल डिराइव फूड, जैसे अंडे, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो जानवर के अंदर से निकल रहे हैं, इस टाइप के जो मतलब जानवर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं लिविंग फॉर्म में नहीं, आप समझ गए होंगे। तो उस टाइप के फॉर्म में जब वो हमें प्रोवाइड करते हैं तो उसको एनिमल डिराइव फूड बोलते हैं। और एक एनिमल फूड होता है जो कि हम उस इंडिविजुअल एनिमल को स्लॉटर करके उसका मीट यूज कर रहे हैं खाने के लिए। तो जो एनिमल डिराइव जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब ये होता है कि एक चेन होती है जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो जब 20 के 20 अवेलेबल है तब जाके एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। और अगर 20 अमाइनो एसिड में से एक या दो अमाइनो एसिड गायब है तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है। प्लांट बेस्ड फूड अगर देखोगे तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो प्लांट बेस्ड जो फूड सोर्सेज है हमारे, उसमें कभी भी आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा, कंप्लीट चेन ऑफ अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे। 20 अमाइनो एसिड का जो स्टैक होता है वो नहीं मिलेगा, एक या दो अमाइनो एसिड गायब होंगे। या अगर जैसे सोयाबीन की अगर मैं बात करूं जिसमें 20 अमाइनो एसिड हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक या दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उनकी जो क्वांटिटी है वो काफी कम है। तो इस टाइप के जो फूड सोर्सेज है जिससे हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है, तो वो खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उस एक पर्टिकुलर जो खाना है, जो एक पर्टिकुलर जो जैसे प्लांट बेस्ड की बात करूँ मैं, तो प्लांट बेस्ड जो फूड है जो हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन दे रहा है, तो उससे ज़्यादा पैसा वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं या अगर आप एग्स वगैरह ले सकते हैं या आप अगर मीट वगैरह ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लीजिए ना, क्योंकि आप उससे पैसा डाल रहे हैं तो वो वर्थफुल है। आपको कंप्लीट सेट ऑफ अमाइनो एसिड मिल रहा है, कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है। अगेन एक हम भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में भी 20 सेट्स ऑफ अमाइनो एसिड अवेलेबल है। अगर आप हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट को काट के अगर जो लैब में जब भेजेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 20 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में भी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ओनली एनिमल डिराइव फूड या एनिमल फूड खाना चाहिए। प्लांट्स हमें इसलिए खाने हैं, प्लांट बेस्ड फूड हमें इसलिए खाना है क्योंकि जो एनिमल डिराइव फूड है वो प्लांट बेस्ड से एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली। तो पेट भरा रहे, साथ ही साथ प्लांट से हमें सिर्फ जैसे मैंने कहा प्रोटीन ही मिलता है, उससे भी फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया, वाटर हो गए, जो विटामिन और मिनरल्स हो गए वो भी हमें मिलते हैं। तो इन सबको भी हमारी डाइट में एक एक्स्ट्रा चीज अगर आपको मिल गई तो भूल नहीं। तो मेन प्लांट को मैं इसलिए खाने को आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इसमें फ्लेवर्स मिल जाते हैं, हमें इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह मिल जाते हैं, हमें एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं प्लांट बेस्ड फूड से। हमें हमारी जो डेली वाटर की जो सप्लाई होती है इंटेक की, वो भी प्लांट्स वगैरह से कुछ हद तक हमें मिलती है। तो इस वजह से हमें प्लांट बेस्ड में से सिर्फ इस नजरिए से नहीं खाना चाहिए कि हाँ हमें इसमें कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है प्लांट बेस्ड डाइट में, वो आपको नहीं मिलेगा। आप गूगल करके देख सकते हैं, सोयाबीन में कुछ सब्जियों में अभी बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक या दो अमाइनो एसिड की जो क्वान्टिटी है वो कम है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली चीज फॉर्मेटेड फूड आपको खाना चाहिए। दूसरा, कंप्लीट चेन ऑफ अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन जिसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं जिसको खाना चाहिए। तीसरा, आपको वर्कआउट करना चाहिए, बॉडी पे एक एडिशनल स्ट्रेस डालना चाहिए। खेल कूद से कुछ नहीं होगा, जिम फ्लोर पे जाइए, हर एक इंडिविजुअल जो मसल्स है, मसल ग्रुप है उसको ट्रेन कीजिए जिससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। तो इसलिए जिम जाना है हमें।
वाटर इंटेक का ज़्यादा सोचना नहीं है, वाटर इंटेक अच्छा रहना चाहिए। अब वाटर इंटेक की बात करूँ तो वाटर की जो क्वालिटी अगर मैं बताऊँ तो टैप वाटर अगर आप ऐसे रीजन में रह रहे हैं जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पे जिस मेरे फ्रेंड रहते हैं तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उन लोगों ने वहाँ पर मेरे फ्रेंड ने जब वो स्विट्जरलैंड में था तो उसने डायरेक्ट अपने बाथरूम में टैप वाटर को ड्रिंक करते हुए मेरे को दिखाया। मैं बोला कि ऐसे कैसे पी रहा है, इसने वहाँ बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट पहाड़ों का पानी हमारे पास फिल्टर होके आता है। तो जैसे पहाड़ों पे जब बर्फ रहती है वो जब पिघलती है तो जहाँ वहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल्स है, वहाँ पे जो सूखी घास है, वहाँ पे जो हर्ब्स वगैरह उगे हैं, उनसे छूटा हुआ आता है। उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके साथ बहता हुआ आता है। और जब वो फिल्टर होता है तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी छोटे कंपाउंड्स होते हैं, हेल्दी कंपाउंड्स भी जो होते हैं। क्योंकि जो अभी रिसेंट जो हमारी साइंस की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें जो फिल्टरेशन प्रोसेस है वाटर का, उसमें वो लोग जो मटेरियल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं है, जो केमिकल्स हमारे लिए टॉक्सिक हैं, उसको अलग करने के हिसाब से बनाए हुए हैं। क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं वो उनसे भी साइज में बहुत छोटी है, जो पानी के थ्रू आ जाती है। तो जो इस टाइप का पानी पीते हैं, मिनरल वाटर जो आप पीते हैं या फिल्टर वाटर जब आप पीते हैं तो वो लीड फ्री प्लस केमिकल फ्री सब्सटेंस फ्री वाटर रहता है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपके घर पे हो सके तो आप फिल्टर्स इंस्टॉल करवाइए, आरओ वगैरह जो होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, पैथोजेंस वगैरह हो गए, जैसे जो हैवी मेटल्स वगैरह पानी में पाए जाते हैं, वो उससे आप बचते हैं। क्योंकि ये भी एक रीज़न है हमारी बॉडी या हमारी लाइफ स्टाइल को डिग्रेड करने के पीछे ये भी एक रीज़न होता है कि हम अगर पानी को प्रॉपर फिल्टर करके नहीं ले रहे हैं या एक मिनरल वाटर वगैरह जैसी ऐसी चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पानी से जो टैप वाटर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन पाया जाता है, वो क्लोरीन हमारी बॉडी में अंदर जाके एक तरीके से टॉक्सिसिटी तैयार करता है, कैंसर को भी बढ़ावा देता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फिल्टर वाटर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब मैंने इसकी स्टडी करी थी, जो बुक है आने वाले दिनों में मैं उस बुक के बारे में भी आप लोगों के साथ उस बुक का नाम भी शेयर करूँगा। आप लोग जानते हैं आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि हर महीने की 1 तारीख को कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड आपके साथ बुक के फोटो और राइटर वगैरह के नाम वगैरह शेयर कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी के लिए आप इसको रिफर कीजिए। मैं हर महीने जैसे 1 तारीख को उसका शेयर करता हूँ स्नैपशॉट। तो इस टाइप से आप बुक्स वगैरह में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, सेल्फ नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं कि एक प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या होती है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, हेल्दी खाना क्या होता है, क्यों दुनिया में अलग अलग टाइप की डाइट वगैरह चल रही है, अलग अलग डाइट प्रोटोकॉल लोग फॉलो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग ये वो, तो इस हर टाइप की चीज़ को आप जो बुक्स वगैरह में शेयर करेंगे इसमें आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी वो बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ काफ़ी। वो एज से जैसे आदमी की लिखी किताबें नहीं है, वो खुद साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने लिखी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह जो होते हैं उन्होंने लिखी है, डॉक्टर्स ने लिखी, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए। तो इस टाइप के बड़े लोगों ने किताबें लिखी है। तो जब इनकी आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअल में मालूम पड़ता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कैसे गवर्नमेंट हमारे खाने पीने के पैटर्न को कंट्रोल करती है, कैसे हमारे सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी का एक ऐसा सेगमेंट हमारे हेल्दी जो सेगमेंट है उसको दबाता है। इस टाइप की जो कॉन्स्पिरेसीज वगैरह है जो हमारे कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में चल रही है, हमारे हेल्थ के साथ, हमारे फिटनेस के साथ लेके गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें जो बुक वगैरह में शेयर करता हूँ जिनके हर महीने, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी होगा, 1 घंटा हो गया जैसा हमने डिसाइड किया था। 4 से 5 हम हर संडे को कोशिश करेंगे आपके सामने आने की, आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करने की और आप लोगों की कोचिंग वगैरह के आंसर देने की। आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे से थोड़ा बहुत आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते
मिलते हैं अगले संडे को वापस से। और लाइव इंटरेक्शन में जो मेरे साथ में गेस्ट वगैरह को जो इन्वाइट करूँगा वो भी काफ़ी मज़ेदार होगा। तो नेक्स्ट संडे में कोशिश करूँगा प्रियदर्शन हो हमारे साथ। अगर नेक्स्ट संडे भी अवेलेबल नहीं होंगे तो आप में से काफ़ी जो मेरे इतने टाइम से मेरे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं पूछूंगा आप में से भी कोई अगर मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं लाइफ स्टाइल हेल्थ को लेकर, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे उनके बात आप लोग में से पर्सनली डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले